चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं हमारा बेस्ट और मोस्ट अवेटेड रूल नंबर 42, जो कि बात करेगा मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ, दो ही चीजें हैं, इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज एंड रिवर्सल देयरऑफ। अब बेसिकली क्या है रिवर्सल वाली बात वो देख लेना, पर मुद्दा क्या है कि यहां पे बात किसकी की जा रही है कि इनपुट्स या इनपुट सर्विसेज होंगी तो उसके से कितना आपका आईटीसी एलिजिबल है उसको कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, उसके मैनर को समझाया गया रूल नंबर 42 के अंदर। ठीक है, एक चीज ध्यान रखो, थोड़ा सा आपको यहां पे फोकस मेंटेन करना पड़ेगा। ऑल्दो कुछ खास नहीं है, 3 पेज का रूल है, आपको समझ में आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप, बट स्टिल थोड़ी सी फोकस की रिक्वायरमेंट है, नंबर 1। एंड नंबर 2, इन केस अगर नहीं समझ में आया, किसी को थोड़ा सा डाउट हो जाए इसके अंदर कि यार सही से जहन में नहीं बैठा है, टेंशन नहीं लेना, इसके जस्ट बाद हम चर्चा करेंगे इसकी एनालिसिस की, जहां पे इसके हम एग्जांपल्स को और इंट्रोड्यूस करेंगे, किस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया गया है, एक अलग मैनर में दोबारा समझने की कोशिश करेंगे इसको रिलेट करते हुए। तो तब तो एनी हाउ समझ में आ ही जाएगा हर किसी को, बट आपको संयम भी रखना है और फोकस भी रखना है। ठीक है, चलिए, अल्दो है ऐसा कोई टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है और पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको ईजी से ईजी तरीके से समझाया जाए। देखिए क्या कह रहा है, अब ये मुद्दा समझ गए वैसे हम करने क्या जा रहे हैं, तो आपने पीछे पढ़ा है कि भैया हम करने क्या जाते हैं, हमें पता होता है कि बिजनेस पर्पस नॉन बिजनेस पर्पस सेग्रीगेट करना है, बिजनेस पर्पस का मिलता है, नॉन बिजनेस पर्पस का नहीं मिलता, इसलिए उसके बाद हमें पता है एग्जाम सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, इसका मिलता है और इसका नहीं मिलता, तो अपने को जो मिलता है वो वाला आईटीसी अलग करना है, जो मिलेगा अपने को आईटीसी वो आईटीसी को अलग करना है और बाकी को छोड़ देना है। अगर हमने ज्यादा क्लेम कर लिया तो हमें उसके इसमें रिवर्सल भी करना पड़ेगा, तो उसकी वाली चीज को भी समझना है कि किस सिचुएशन में उसकी रिवर्सल करने की आवश्यकता होती है। अगर हमने ज्यादा क्लेम कर लिया तो हमें बाद में रिवर्स करना पड़ जाएगा। ठीक है, चलो समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज। अब इसमें हमने 2 चीज ली है, ऑल्दो हमारे पास 3 टाइप के इनपुट्स होते हैं, इनपुट्स होते हैं, इनपुट सर्विसेज होती है और इनपुट्स ऑन कैपिटल गुड्स होता है। कैपिटल गुड्स को आपको अलग से डिस्क्राइब किया गया, उसका मैनर थोड़ा सा डिफरेंट है, रूल नंबर 43 है उसके ऊपर, विच अट्रैक्ट्स द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन नंबर 1 एंड सबसेक्शन नंबर 2 ऑफ सेक्शन 70। तो दोनों की बातें को इसी रूल में कवर किया जाएगा। बीइंग पार्टली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड पार्टली फॉर अदर पर्पस और partly for affecting the taxable supplies including zero rated supplies and partly for affecting exempt supplies। तो दोनों बातें होंगी, सबसेक्शन 1 की भी होगी, सबसेक्शन नंबर 2 की भी होगी। shall be attributed to the purpose of business and for affecting taxable supplies in the following manner। मतलब कि अपने को क्या चाहिए, अपने को तो सिर्फ ये चाहिए कि भैया बिजनेस का पोर्शन कितना है और टैक्सेबल सप्लाईज का पोर्शन कितना है, वो अपने को निकाल के दे दो, जो कि हमें आईटीसी मिलेगा, बाकी का नहीं मिलेगा। इन द फॉलोइंग मैनर नेमली। अब इसको आपको मैनर को समझना है। पहला पार्ट कह रहा है क्या कि द टोटल इनपुट टैक्स इन्वॉल्व इन द इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज इन अ टैक्स पीरियड बी डिनोटेड एज टी। मतलब टोटल सारा कुछ, चाहे वो एग्जाम्प्ट का है, बिजनेस का है, नॉन बिजनेस का, सभी को मिला के हम क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे हम टी का, शॉर्ट में। ठीक है सर, पहला काम हो गया। दूसरा, द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स आउट ऑफ टी एट्रीब्यूटेबल टू इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज इंटेंडेड टू बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस अदर देन बिजनेस शैल बी डिनोटेड एज T1। मतलब कि भैया ऐसा वाला जो कि एक्सक्लूसिवली यूज हो रहा है उस पर्पस के लिए अदर देन बिजनेस, अदर देन बिजनेस मतलब कि इसको हम कह सकते हैं नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, तो उसको नाम दे दो T1 का। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हमें देखो 4 एलिमेंट चाहिए। हमें कौन से 4 एलिमेंट चाहिए कि भैया नॉन बिजनेस पर्पस वाला कितना है, बिजनेस पर्पस वाला कितना है, एग्जाम सप्लाई वाला कितना है और टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई वाला कितना है। ठीक है, अब अगर एक्सक्लूसिवली फिगर पता है तो वो तो पहले आप एलिमिनेट करोगे ना। एलिमिनेट का मतलब क्या हुआ कि आपको सपोज पता है कि आपके पास टोटल आईटीसी है 50 लाख रुपए का, 50 लाख में से 5 लाख ऐसा है जो कि नॉन बिजनेस का है, हटा दो उसको। 10 लाख ऐसा है जो बिजनेस पर्पस का है, हटा दो उसको, एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस का है, कॉमन नहीं है। एग्जेम्प्ट का है 2 लाख, हटा दो उसको। और 8 लाख है सपोज टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड सप्लाई का, उसको भी हटा दो। तो जब आप इसको हटा दोगे तो आपका कितना हट गया, ये 15 और 10 25 हट गया, तो बचा कितना 25। तो पंगे 25 से लेंगे ना, जो कॉमन है, जो कॉमन ही नहीं है 50 से पंगे नहीं लेने अपने को किससे लेने हैं 25 से लेने हैं। मतलब जो खेलना है वो 25 में खेलना है, विच इज कॉमन, उसमें से सेग्रीगेशन का प्रोसेस समझना है। तो पहले एलिमिनेशन चलेगा, तो वो वाला काम हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या किया, अदर देन बिजनेस पर्पस, दैट मींस नॉन बिजनेस पर्पस को हमने T1 कह दिया। ठीक है, दिस इज एक्सक्लूसिवली, मतलब जो उसी के लिए था, कॉमन नहीं था वो, जो हमें पता है कि हाँ भैया ये वाला जो इनपुट है वो तो यूज हुआ है कहां पे, अदर देन बिजनेस पर्पस के लिए। ठीक है, द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स आउट ऑफ टी एट्रीब्यूटेबल टू इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज इंटेंडेड टू बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर इफेक्टिंग एग्जाम सप्लाईज। तो एग्जाम वाला पता लगा, इसको हमने T2 नाम दे दिया। आगे, द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स आउट ऑफ टी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज ऑन विच क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल एंड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 17 बी डिनोटेड एज T3। मतलब
कि अगर कोई ऐसे क्रेडिट इस टोटल के अंदर, कि इसके अंदर एक पार्ट ऐसा भी हो सकता है जिसका क्रेडिट अपने को नहीं मिलेगा, ब्लॉक क्रेडिट जो हमने पीछे पढ़ा था सबसेक्शन नंबर 5, तो अगर वैसा वाला कोई अमाउंट है सपोज 5 लाख, तो उसको भी हट लिख लो, क्योंकि उसको भी हटा देंगे भैया, उसका तो मिलना ही नहीं है, तो उसमें भी कोई चर्चा नहीं, कॉमन क्रेडिट या कितना मिलेगा उसकी चर्चा ही नहीं है, उसको भी एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है सर, उसको मैंने T3 का नाम दे दिया। अब इन तीनों को रिड्यूस कर दिया हमने, ऑल्दो ये बाद में भी किया जा सकता था, बट आपकी बुक ने प्रिस्क्राइब किया है तो मैं उसी को लेके चल रहा हूं। अदरवाइज हम और भी एक स्टेप आएगा T4, उसके बाद सीधा माइनस करेंगे तो भी बात एक ही है, कोई बात नहीं। तो द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट credited to the electronic credit ledger of a registered person is denoted as C1 and calculated as, कैसे? T में से T1, T2 और T3 तीनों माइनस कर दिया। दिस इज व्हाट इनएलिजिबल बिकॉज ये नॉन बिजनेस पर्पस का था, दिस इज इनएलिजिबल बिकॉज ये एग्जेम्प्ट का था, और दिस इज इनएलिजिबल बिकॉज ये सबसेक्शन नंबर 5 का था, दैट इज ब्लॉक क्रेडिट का था। तो ये तीनों तो बिल्कुल ही इनएलिजिबल टाइप के थे, तो उसको हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है सर, तो मतलब ये हट गया और हमारा सेक्शन 75 हट गया। अभी ये दोनों पड़े हुए हैं, ये दोनों पड़े जो एक्सक्लूसिवली है और जिसका इनपुट अपने को मिलता है वो अभी बचा हुआ है हमारे पास। ठीक है सर, आगे देखो। द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज इंटेंडेड टू बी यूज्ड, इसको हटा दो यार, इंटेंडेड टू बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर इफेक्टिंग सप्लाईज अदर देन एग्जेम्प्टेड बट इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज, उसको हमने T4 नाम दिया। तो ये बेसिकली क्या है कि भैया वैसे वाले जो कि एक्सक्लूसिवली है किसके लिए, अफेक्टिंग सप्लाईज अदर देन एग्जेम्प्टेड मतलब टैक्सेबल, और इंक्लूड किसको करना है, जीरो रेटेड, मतलब इसकी बात की जा रही है, कह रहा है इसको नाम दे दो T4 का। ठीक है सर, T4 नाम दे देंगे। ठीक है, अब बिजनेस पर्पस जो है ये देखो आपको अलग से नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि जो बिजनेस पर्पस होगा वो इसी का पार्ट है। बिजनेस पर्पस में ही तो टैक्सेबल सप्लाई करोगे ना आप, या बिजनेस पर्पस में ही आप एग्जाम सप्लाई करोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस पर्पस से आपने एग्जाम हटा दिया, बिजनेस पर्पस से आपने टैक्सेबल और जीरो रेटेड सप्लाई हटा दिया, दैट मींस कि बिजनेस पर्पस वाला पार्ट जो है वो अपने आप ही कवर हो गया। बिजनेस पर्पस का कोई अलग से सप्लाई नहीं होता। बिजनेस पर्पस के अंदर दो टाइप के सप्लाई होते हैं, या तो वो एग्जाम सप्लाई होते हैं या तो वो आपके टैक्सेबल सप्लाई होते हैं इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई। एग्जाम को हमने पहले हटा दिया था और टैक्सेबल जीरो रेटेड को हम अब हटा देंगे, तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस सप्लाई जो बिजनेस पर्पस सप्लाई है वो भी आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है सर, T1, T2, T3, T4 shall be determined and declared by the registered person as the invoice level at the invoice level in form GSTR 2 and at the summary level in the form GSTR 3B। मतलब क्या हुआ कि भैया इसकी कैलकुलेशन हमें इनवॉइस वाइज तो करनी पड़ेगी ना, कि भैया T1 नॉन बिजनेस पर्पस के कौन कौन से इनवॉइस है अलग करो, एग्जाम के कौन कौन से इनवॉइस है अलग करो, ब्लॉक क्रेडिट वाले कौन कौन से इनवॉइस है अलग करो, उसके बाद हमारे जो टैक्सेबल सप्लाई है जीरो रेटेड सप्लाई वाले कौन कौन से इनवॉइस है उसको अलग करो। तो इनवॉइस वाइज उसको सेग्रीगेट करना पड़ता है, जो कि हमें करना पड़ता है GSTR 2 के अंदर, और टोटलिटी में उसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ती है समरी बना के, जो कि हम करते हैं फॉर्म 3B के अंदर। ठीक है सर, ये ज्यादा रेलेवेंट आपका नहीं था, जस्ट आपको बता दिया गया कि 2 में आप इनवॉइस लेवल के हिसाब से करते हो और समरी लेवल के हिसाब से आप करते हो 3B के अंदर काम। ठीक है, नाउ इनपुट टैक्स क्रेडिट लेफ्ट आफ्टर एट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर क्लॉज F, मतलब ये वाला, जब हम टैक्सेबल और जीरो रेटेड सप्लाई के एक्सक्लूसिव वाले को भी अगर हटा देंगे तो क्या बचेगा, जो बचेगा उसको क्या नाम देंगे हम, कॉमन क्रेडिट, जो कि मेन बजूड़ी का जड़ है, जो मैंने आपको यहां शॉर्ट में समझाया था कि टोटल में से आप हर टाइप की कैटेगरी को हटा दो तो जो बच जाएगा दिस इज व्हाट कॉमन क्रेडिट, जिसके अंदर से अब निकालना है अपने को कि कितना हमारा काम का और कितना हमारा काम का नहीं है। उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे C2 का। C2 इज व्हाट, C1 माइनस T4। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि T1, T2, T3, T4 ये चारों टाइप के आप हटा दोगे तो आपको जो बचेगा दैट इज व्हाट कॉमन क्रेडिट, जिसके अंदर से अब अपने को सेग्रीगेट करना है। ठीक है, मतलब ये वो कॉमन क्रेडिट है जिसके अंदर से क्या क्या काम हुआ है, जिसके अंदर से आपके एग्जाम सप्लाईज भी हैं, जिसके अंदर आपके जीरो रेटेड सप्लाई भी है और टैक्सेबल सप्लाई भी है, जिसके अंदर आपके नॉन बिजनेस पर्पस वाली सप्लाईज भी है। ठीक है, तो अब इसके साथ अपने को खेलना है। अब अपने को चाहिए क्या, इस कॉमन क्रेडिट जो ये 20 लाख है इसमें से आपको कितना मिलेगा, वो मिलेगा पार्ट, जो पार्ट आपका लगा होगा कहां पे, टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज के अंदर, वो मिलेगा आपको। या आप ऐसा कह सकते हो कि क्या नहीं मिलेगा, दो बातें हैं ना, या तो आप ये कह दो कि क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, तो आपको या तो ये मिलेगा, या तो आप ऐसा कह सकते हो कि आपको एग्जाम सप्लाई का नहीं मिलेगा और नॉन बिजनेस पर्पस का नहीं मिलेगा। तो अब आपको ये देखो कि आपको किस तरीके से बताया जा रहा है। ठीक है, ये दोनों तरीके से इसको देखा जा सकता है, दो नजरिए हैं हमारे। आगे बढ़िए। द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स द एग्जाम सप्लाईज बी डोनेटेड एज D1 एंड कैलकुलेटेड एज, मतलब ये आपको ये नहीं कहा जा रहा कि क्या मिलेगा, आपसे कहा जा रहा है कि तुम बेटा वो निकालो कि क्या नहीं मिलेगा। एग्जाम सप्लाई का जो प्रपोर्शन होगा वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो निकालो कि एग्जाम सप्लाई का कितना प्रपोर्शन है इस टैक्स के अंदर, इस कॉमन क्रेडिट के अंदर एग्जाम सप्लाई कितना है। मेरे एग्जांपल के तौर पे 20 लाख था,
ठीक है। अब आपको अगर 20 लाख में से निकालना हो कि एग्जाम सप्लाई का पोर्शन कितना है और टोटल सप्लाई का पोर्शन कितना है, तो आप कैसे बताओगे? तो आप क्या करोगे कि भैया सपोज करो कि हमने एग्जाम सप्लाई किया था 20 लाख रुपए का, या ये कॉमन हो जाएगा, तो इसको ऐसा करते हैं कि सिंपल बनाते हैं। एग्जाम सप्लाई किया था 50 लाख का और हमने टैक्सेबल सप्लाई किया था वो भी कितना का किया था 50 लाख का, तो टोटल सप्लाई कितना हो गया आपका 100 लाख। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि बताओ 20 लाख में से एग्जाम्प्ट का कितना है, क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स द एग्जाम सप्लाई कितना होगा, तो हम बोलेंगे भैया 50 निकालना है आउट ऑफ 100, तो दैट मींस 50% ही हो गया कहीं ना कहीं। 10 लाख मैंने सिंपल लिया है, ये कुछ भी हो सकता है, 20 आउट ऑफ 100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नथिंग इज कि उसके प्रोपोर्शन में आपको बांट देना है कि एग्जाम सप्लाई डिवाइड बाय फुल सप्लाई टोटल टर्नओवर और मल्टीप्लाई बाय C2, मतलब प्रोपोर्शनलिटी आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आपको पता लग गया कि भैया 10 लाख जो है दैट इज एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स द एग्जाम सप्लाई, ये वो इनपुट है जो कि आपका एग्जाम सप्लाई में एट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है सर, ये हो गया, एग्जाम सप्लाई निकल गया। आगे ई की परिभाषा है दैट इज एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, और एफ की परिभाषा है कि टोटल टर्नओवर इन द स्टेट ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। नॉर्मल सी बात थी। ठीक है सर, अब इसी के ऊपर एक प्रोवाइजो और आ गया, उसको और समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि सपोज ऐसा हो जाए कि आप जिस पीरियड में ये कैलकुलेशन करना चाह रहे हो उस पीरियड में आपके पास डाटा ना अवेलेबल हो, इंफॉर्मेशन ना अवेलेबल हो, ई और एफ अपने को ना पता हो। इनपुट तो पता है कितना कितना यूज करना है, लेकिन ई और एफ सपोज करो ना पता हो, मतलब कि आपने परचेज करा उस पीरियड में लेकिन सेल नहीं करा। पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि किसी एक पीरियड या कोई एक महीना या कोई एक क्वार्टर आपका ऐसा गया जिसके अंदर आपने परचेज तो किया, तो इनपुट तो आ गया कॉमन वाला, कॉमन इनपुट तो आपने ऊपर वाले मेथड से निकाल लिया, लेकिन अब सेल आपने किया ही नहीं, तो उस पीरियड का आपका कितना एग्जाम सेल है और कितना आपका टोटल टर्नओवर है आपको नहीं पता। तो उस केस में क्या करेंगे, तो कहा जा रहा है कि अगर ऐसा सिनेरियो आ जाएगा कि उस पर्टिकुलर पीरियड में इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो, तो जो भी इसका लास्ट पीरियड होगा उसकी इंफॉर्मेशन उठा लेना और उसके बेस पे आपको बांट देना है, तो भी आपका वो वैलिड है। लास्ट पीरियड का मतलब क्या है कि अगर आप मंथली काम करते हो तो लास्ट मंथ की बात की जा रही है, और अगर आपका क्वार्टरली एप्लीकेबिलिटी आती है तो लास्ट क्वार्टर की बात की जा रही है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है सर, provided that where the registered person does not have any turnover during the said tax period or the aforesaid information is not available, मतलब टर्नओवर नहीं है या फिर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो वैल्यू ऑफ E/F shall be calculated by taking values of E and F of the last tax period for which the details of such turnover are available previous to the month during which the said value of E or F is to be calculated, मतलब जिस मंथ का आपको कैलकुलेट करना है उसके पीरियड पीछे चले जाओ और जिस पीरियड में भी अवेलेबल होगा उस पीरियड का आपको उठा लेना है। ठीक है सर, ये एक बात हो गई, एक प्रोवाइजो कवर हो गया। अब एक एक्सप्लेनेशन यहां पे और है, देखो क्या कह रहा है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाईज एंड टोटल टर्नओवर, ये दोनों चीज आपको निकालनी पड़ेगी। आपको प्रपोर्शन के लिए ई चाहिए, एफ चाहिए, तो ई और एफ के लिए बता दिया कि भैया अगर डिटेल ना हो तो पिछले पीरियड से लेना, ये एक बात क्लियर हो गई। अब कहा जा रहा है कि जब भी आपको ई और एफ जी चाहिए होगा तो उस केस में क्या करोगे, ई और एफ के अंदर क्या फिगर लोगे, तो कहा जा रहा है कि आपको एक्सक्लूड करना है द अमाउंट ऑफ एनी ड्यूटी और टैक्स लेविड अंडर entry number 84 and entry number 92A of list 1 of the 7th schedule of the to the constitution and entry number 51 and 54 of the list 2 of this state schedule। मतलब मोटा मोटा क्या हुआ कि किसी भी प्रकार की ड्यूटी या टैक्स जो लगाया गया है वो एक्सक्लूड होके कैलकुलेट होगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं तो आपको पता है एक होता है टैक्सेबल वैल्यू, उसमें लगता है आपका टैक्स या ड्यूटी, और उसके बाद निकल के आता है इनवॉइस वैल्यू। ठीक है, तो आपको इनवॉइस वैल्यू नहीं लेना है, आपको लेना है क्या, टैक्सेबल वैल्यू। जब भी आप ये कैलकुलेशन करोगे, मतलब कि भैया 10 लाख का टर्नओवर था, उसमें 1.8 लाख का आपका लग गया टैक्स और टोटल हो गया ये 11.8 लाख का। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपको 11.8 लाख नहीं लेना है, आपको 10 लाख लेना है यहां पे, एग्जाम सप्लाई के केस में भी और टोटल टर्नओवर के केस में भी। तो ये आपको और एक्सप्लेन कर दिया गया कि टैक्स का पोर्शन या ड्यूटी का जो भी उसके अंदर एडिशन वगैरह हुआ होगा उसको आपको एक्सक्लूड करके चलना है। ठीक है सर, तो देखो हमने क्या कर दिया, हमने पीछे एक फिगर निकाली है, ये फिगर निकालना आप सीख गए। इसको हमने क्या नाम दिया था, D1। D1 बेसिकली क्या है, वो वाला टैक्स कॉमन क्रेडिट के अंदर से उतना पोर्शन, जैसे कि 20 लाख के अंदर से 10 लाख वाला पोर्शन जो कि रिलेटेड था किससे, एग्जाम सप्लाई से। ठीक है, एग्जाम का तो हो गया। अब नॉन बिजनेस पर्पस का बताओ जी। अब नॉन बिजनेस पर्पस का कॉमन क्रेडिट 20 लाख था, 20 लाख में अपने को पता लग गया 10 लाख जो था वो किसका था, एग्जाम का था। अब बताओ इसके अंदर से ऐसा तो नहीं है कि बाकी जो बचा वो सारा टैक्सेबल होगा, नहीं, टैक्सेबल सप्लाई का ऐसा तो नहीं है, बीच में आपको एक और पोर्शन है विच इज नॉन बिजनेस पर्पस, उसको भी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो सीधा रूल क्या दे दिया गया, the amount of credit attributable to non-business purposes if common inputs and input services are used partly for business and partly for non-business purpose। अगर ऐसा है और उसके अंदर से common input आपका निकल के आ रहा है तो उसके इसमें क्या करोगे, तो be denoted as D2 and shall be equal to 5% of the C2। मतलब कि ये अपने को नहीं पता,
हम ये नहीं निकाल पाएंगे अब कॉमन क्रेडिट से नॉन बिजनेस पर्पस के लिए कितना हमने इनपुट यूज किया था। तो सीधा रूल दे दिया कि देखो आपने C2 निकाला है पीछे। C2 क्या था कि जब T में से आपने T1 से लेके T4 तक सबके सब माइनस कर दिए थे, T1 से लेके T4 तक सबके सब माइनस कर दिए थे, C2 निकल के आया था जो कि 20 लाख था। इसका 5% ले लो, इसका 5% ले लो विच इज 1 लाख। इसको मान लो क्या है, ये नॉन बिजनेस पर्पस का है, ये आपका एग्जाम का था। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम का पता लग गया, नॉन बिजनेस का पता लग गया, तो बताओ टैक्सेबल सप्लाई या फिर जीरो रेटेड सप्लाई का कितना होगा। 10 और 1, 20 में से 10 और 1 हटा दो, 9 लाख। सिंपल। आगे देखो, द रिमाइंडर ऑफ द कॉमन क्रेडिट शैल बी एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू द पर्पस ऑफ बिजनेस। मतलब ये एलिजिबल है हमारा, बाकी जो बच गया वो क्या है, एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि बिजनेस का होगा, एंड फॉर अफेक्टिंग सप्लाईज अदर देन एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। मतलब इससे वो सप्लाई की गई जो कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई के अलावा है, मींस टैक्सेबल सप्लाई। बट और इसके अंदर क्या इंक्लूडेड है, जीरो रेटेड सप्लाई शैल बी डिनोटेड एट C3। इसको क्या नाम देंगे हम, C3 का। और C3 कैसे निकलेगा, जब C2 में से D1 और D2 दोनों माइनस कर दोगे, मतलब 10 लाख भी D1 माइनस हो गया और D2 आपका नॉन बिजनेस पर्पस वाला भी माइनस हो गया। ठीक है सर, ये भी चीज हो गई। द अमाउंट C3 जो कि हमने निकाला विच इज एलिजिबल out of common credit, D1 and D2 shall be computed separately for the input tax credit of central tax, state tax, union territory tax and integrated tax। मतलब CGST, SGST, UTGST और IGST सभी के लिए आपको ये सेपरेटली वर्कआउट करना पड़ेगा। एंड डिक्लेयर्ड इन दी फॉर्म GSTR 3B में डिक्लेयर कर दो, या फिर आपका फॉर्म GSTR DRC 03 होता है वहां पे डिक्लेयर कर दो। ठीक है सर। द अमाउंट इक्वल टू aggregate of D1 and D2 shall be reversed by the registered person in form GSTR 3B or through form GSTR DRC 03। मतलब कि आपको D1 और D2 का फिगर जो है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अब रिवर्स करने का मतलब क्या है, बताओ जी, रिवर्स करने का मतलब क्या समझ में आया। देखो, आपको स्टार्टिंग में क्या बताया गया, आपको बोला गया कि T पता है, ठीक है सर, T पता था टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसमें से हमने लेस किया T1 को, T2 को और T3 को। जब इसको लेस किया, T1 आपका क्या था, नॉन बिजनेस पर्पस, एग्जाम था और ये ब्लॉक था, तो मतलब ये तीनों तो वो थे जिसको आपको मिलना ही नहीं चाहिए था। उसके बाद जो निकल के आया वो C1 था, जिसको कहा गया कि ये C1 जो है ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। कहां चला जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चला जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जब ये चला गया, मतलब इतने का आपको ITC मिल गया। ठीक है, अब आपको इसमें से क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना है, वो कैलकुलेट करना है जिसका आपको ITC नहीं मिलना चाहिए था। ठीक है, तो आपने C1 के बाद आपने एक T4 इवेल्युएट किया था जो कि आपका कौन सा था, एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज एंड जीरो रेटेड सप्लाईज। तो इसका तो मिलना चाहिए था, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, बट इसके लिए कोई रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है। नाउ इसके बाद हमने क्या निकाला, इसके बाद हमने D1 निकाला। जब हमने C2 फाइंड आउट किया इसके बाद कि C1 में से गया आपका T4, तो आपका C2 आ गया था। ठीक है, उसके बाद हमने D1 निकाला, D2 निकाला। अब देखो C2 की जो फिगर है ना, ये आपको C1 की जो फिगर है वो ऑलरेडी आपको मिल रखी है। D1 निकाला, D2 निकाला, और तब हमें पता लगा कि कितना एलिजिबल था। मैं एक ना फिगर ले लेता हूं आपको थोड़ा समझाने के लिए, कि सपोज करो ये था आपका 50 लाख, इसमें से ये 5 लाख गया, 5 लाख गया, 5 लाख गया, तो टोटल C1 कितना हो गया, 35 लाख। इसके बाद T4 आपका निकल के आया लेट से 15 लाख। C2 जो हो गया वो हो गया आपका कितना, 20 लाख। इसके बाद आपका D1 निकल के आया कितना, 10 लाख। D2 निकल के आया कितना, 1 लाख। D1 कौन सा है, वो वाला पोर्शन जो कि रिलेटेड है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम सप्लाईज, और D2 क्या है, 5% ऑफ C2 जो कि आपका 1 लाख आ जाएगा। तो अब आपका नेट सेल में कितना निकल के आया, जो कि रिलेटेड है किसके लिए, वो कॉमन क्रेडिट जो कि आपका टैक्सेबल सप्लाईज का या जीरो रेटेड सप्लाई का, तो वो निकल के आया था 9 लाख का। तो इन शॉर्ट आपको अगर इसकी कैलकुलेशन निकालोगे तो आपको एलिजिबल पता लग गया कितना, ये 9 लाख है। ठीक है सर, ये जो 15 लाख था ये पूरा का पूरा इसी से एक्सक्लूसिव था, तो ये भी एलिजिबल है। 35 लाख में से, ये तो हमने पहले हटा दिया था, 35 लाख में 15 और 9 24 लाख आपका एलिजिबल है। 15 और 9 24 लाख आपका एलिजिबल है। 35 लाख में से 24 लाख आपका एलिजिबल है, और जो ये 10 और 11 लाख है ये आपका इन एलिजिबल है, जो कि आपको नहीं मिलना चाहिए। तो ये टोटल आपका 35 लाख का ब्रेकअप हो गया। अब हुआ क्या है कि आपने 35 लाख को क्लेम करना है, मतलब कि जो 35 लाख है C1 जो है ये आपका क्रेडिट हो गया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, मतलब ये ऑलरेडी आपने क्लेम कर लिया है। जब आपने क्लेम कर लिया है तो ऑब्वियस ही बात है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप 24 लाख और क्लेम करो ना, 35 लाख आप ले चुके हो। इस पूरी वर्किंग आउट से आपने ये निकाला कि दिस 11 लाख इज इनएलिजिबल एंड 24 लाख इज एलिजिबल। तो ये जो इनएलिजिबल है इसका क्या कर दो, रिवर्सल कर दो। इसका क्या कर दो, रिवर्सल कर दो, मतलब कि उसमें से लेस कर दो, कि 35 लाख जो हमने क्रेडिट किया था 3B पे पोस्ट कर दो कि भैया ये 11 लाख जो था ये इनएलिजिबल था, तो उसको हमने रिवर्स कर दिया। तो नेट सेल क्या हुआ कि 35 लाख में से जब 11 लाख आप रिवर्स कर दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली कितना क्लेम होगा, सिर्फ और सिर्फ 24 लाख।
ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि ये आपका C1 जो है ये पहले आपके क्रेडिट लेजर में चला जाएगा, इन 3 वाले को जो कि अपरेंटली दिख रहे हैं कि भैया ये तो नहीं मिलना चाहिए, T4 मिलना चाहिए था, ठीक है जी। इसके बाद कॉमन में से हमने फाइंड आउट कर लेना है कि क्या नहीं मिलने वाला है, जिसको हमने नाम दिया D1 D2 का, और इसका हमने रिवर्सल कर देना है विच इज 11 लाख। तो ऑटोमेटिकली आपका नेट फिगर कितना बचेगा, 24 लाख, विच इज एलिजिबल ITC, जिसके आप हकदार हो। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज। आई होप आपको बातें क्लियर हो गई हैं। Provided that where the amount of input tax relating to inputs or input services used partly for the purpose other than business and partly for effecting the exempt supplies has been identified and segregated at the invoice level by the registered person, the same shall be included in T1 and T2 respectively. Obvious ही बात है, T1 T2 में हम उसको दिखा देंगे। And remaining amount of the credit on such inputs and input service shall be included in T4. बहुत बेसिक सी बात बोल गया कि भैया अगर आप इनवॉइस लेवल पे आप सेग्रीगेट कर पा रहे हो तो आपको पता लग जाएगा कि T1 का कितना है, T2 का कितना है, T4 का कितना है। ठीक है, बेसिक्स। आगे बढ़ो, सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, द इनपुट टैक्स क्रेडिट डिटरमाइंड अंडर सब रूल 1 एंड शैल बी कैलकुलेटेड फाइनली। सब रूल 1 के हिसाब से जब हमने कैलकुलेट किया और उसको कैलकुलेटेड फाइनली फॉर दी, अच्छा नहीं, ये अलग चीज है। सब रूल 1 के हिसाब से हमने कैलकुलेट कर लिया इनपुट टैक्स क्रेडिट, एंड शैल बी कैलकुलेटेड फाइनली फॉर द फाइनेंशियल ईयर बिफोर द ड्यू डेट फॉर द फर्निशिंग द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच क्रेडिट रिलेट्स इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द सब रूल। मतलब क्या हुआ, देखो क्या कह रहा है कि ये जो कॉमन क्रेडिट वाली हमने कैलकुलेशन सब्जी सब रूल के अंदर, उसको आप हर मंथ करोगे। लाइक आप अप्रैल में करते हो, मई में करते हो, जून में करते हो, जुलाई में करते हो, इस तरीके से आप करते रहते हो हर महीने, और इसके हिसाब से आपको क्या क्लेम करना है, क्या रिवर्स करना है, वो वाला मामला आपका चलता रहता है। ठीक है सर, चलता रहता है। नाउ जब साल खत्म हो जाएगा तो आपने पता है कि ईयर एंड होने के बाद मार्च में इस पूरे साल की एडजस्टमेंट जो है वो हम कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं, उसकी एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं जो भी अगला सितंबर आएगा उसकी जो ड्यू डेट होगी उससे पहले पहले, दैट इज हम कहते हैं इन शॉर्ट 20 अक्टूबर। और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, तो जनरली एनुअल रिटर्न की डेट आपकी रहती है 31 दिसंबर। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये बाद की डेट है, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ डेट जो हो गई वो आपकी ये वाली डेट हो गई। ठीक है, तो इस डेट से पहले पहले आपको कहा गया कि आप एक एनुअल कैलकुलेशन भी करोगे। पूरे साल में आपने ऐसी हरकत करी, उसकी मंथली या क्वार्टरली कैलकुलेशन करी, जैसा भी आपका सिनेरियो रहा होगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि ये डेट आने से पहले पहले, ये रिटर्न को फर्निश करने से पहले पहले आप इसकी एक एनुअल कैलकुलेशन करोगे, जिसको नाम दिया जा रहा है किस चीज का, कैलकुलेटेड फाइनली फॉर द फाइनेंशियल ईयर। पूरे फाइनेंशियल ईयर का एक फाइनल कैलकुलेशन आप और करोगे, सेम प्रोसीजर से, प्रोसीजर अलग नहीं होगा, सेम प्रोसीजर से आप एक कैलकुलेशन बिठाओगे। ठीक है सर, आपने कैलकुलेशन कर लिया, फिर क्या होगा, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच क्रेडिट रिलेट्स इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द सेम रूल। एंड अब देखो दो बातें होंगी, आपने मंथली कैलकुलेशन कर रखी है, उसके हिसाब से आपने रिवर्सल किए होंगे कुछ, आपने मंथली कैलकुलेशन के हिसाब से रिवर्सल किया होगा, मतलब उसके हिसाब से आपने D1 और D2 निकाल रखा होगा मंथली या क्वार्टरली, उसका टोटल लगा लो। और एक जो आपने एनुअल कैलकुलेशन करी उसका D1 और D2 निकालो और उसका टोटल लगा लो। इन दोनों के बीच में जनरली डिफरेंस होना नहीं चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन परफेक्ट चल रही है तो ये D1 D2 जो आप मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे कर रहे थे वो, और ये जो आपने एनुअली बेसिस पे किया वो, इन दोनों में डिफरेंस होना नहीं चाहिए। अब अगर इनकेस डिफरेंस है तो क्या होगा, तो देखो दो बातें हो सकती हैं। कौन सी दो बातें, कि भैया आपने ज्यादा रिवर्सल कर दिया, ज्यादा रिवर्सल कर दिया मतलब आपने लेस कर दिया ना, ज्यादा लेस कर दिया मतलब आपको क्रेडिट ज्यादा मिलना चाहिए था, आपने ज्यादा घटा रखा है, तो आपको अब क्रेडिट मिल जाएगा, आप क्लेम कर लो और क्रेडिट। और इन केस अगर आपने कम रिवर्सल किया था और एनुअल के हिसाब से ज्यादा रिवर्सल होना चाहिए था, तो फिर तो बहुत बड़ा पाप हो गया, क्योंकि आपने सरकार का पैसा ज्यादा यूज कर लिया, आपको रिवर्सल करना चाहिए था, आपने रिवर्सल नहीं किया, साल के अंत में रिवर्सल कर रहे हो। तो उस केस में जितना भी डिफरेंस निकल के आएगा वो अमाउंट, और प्लस उसके ऊपर गवर्नमेंट लेगी आपसे इंटरेस्ट कितना, 18% पर एनम के हिसाब से, कि जिस पीरियड में आपने वो रिवर्सल करना चाहिए था और जिस पीरियड में अब आप एनुअल करने के बाद रिवर्सल कर रहे हो उस पीरियड का आपका लगेगा इंटरेस्ट, और ये सारा अमाउंट आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जोड़ के जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो दो बातें हो सकती हैं, या तो ये मैच हो गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, अदरवाइज अगर शॉर्ट क्लेम है मतलब आपने ज्यादा रिडक्शन, ज्यादा रिवर्सल कर दिया है तो आप क्लेम कर लो जितना आपने ज्यादा रिवर्सल कर दिया था। अगर आपने कम रिवर्सल किया है और आपको ज्यादा रिवर्सल करना चाहिए था तो जितना शॉर्ट पड़ रहा है वो शॉर्ट आपको जमा करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम। चलिए जी, ये को मैंने, इतनी बातों को मैंने ब्रीफ कर दिया है, फटाफट से पढ़ लेते हैं। वेयर द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट कैलकुलेटेड फाइनली मतलब एनुअली इन रिस्पेक्ट ऑफ D1 एक्सीड कर जाए, अगर जो आपने फाइनली कैलकुलेट किया वो एक्सीड कर जाए द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट डिटरमाइंड अंडर सब रूल 1 जो कि हम रेगुलर बेसिस पे निकालते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ D1 एंड D2, सच एक्सेस shall be reversed by the registered person in 3B or
DRC 03 in the month not later than the month of the September following the end of the financial year, मतलब कि सितंबर की जो रिटर्न जाएगी उससे पहले पहले आपको ये काम कर लेना है. To which such credit relates and the said person shall be liable to pay interest on the said excess amount. मतलब कि भैया ये जो आपने फाइनली निकाला ये ज्यादा हो गया, मतलब कि आपको ज्यादा रिवर्सल करना चाहिए था, आपने नहीं कर रखा, आपने कम रिवर्सल कर रखा, तो उसके इसमें ये वाला अमाउंट आपको जमा करना पड़ेगा, साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. On the said excess amount at the rate specified in subsection 1 of section number 15 which is 18% per annum. ठीक है सर. For the period कहां से कहां तक? Starting from the first day of April of the succeeding financial year till the date of the payment. मतलब कि भैया आपने सपोज करो ये एक पीरियड था, इसके अंदर आपने अलग अलग टाइप के D1 D2 निकाले हैं. ठीक है, ये साल खत्म हो गया आपका मार्च में, लेट्स से मार्च 2021. तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि ये साल के बाद अप्रैल 2021 आएगा. अब अप्रैल 2021 में यहां से पीरियड आपका शुरू हो जाएगा इंटरेस्ट का, और कब तक चलेगा? जिस डेट पे आप कैलकुलेट करके जमा नहीं कर देते, जिस डेट पे आप कैलकुलेट करके जमा नहीं कर देते. अब ऑब्वियस ही बात है, ये इसलिए ऐसा रखा गया ताकि आप जल्दी से जल्दी, ऐसा नहीं कि सितंबर का इंतजार करो, पूरे 6 महीने यूज करो, फिर कैलकुलेट करो और फिर बोलो जी चलो ज्यादा हो गया जमा कर देते हैं. अगर इंटरेस्ट की पेनल्टी लगी तो आपको प्रायोरिटी यहां पे कहीं ना कहीं सेट करनी पड़ेगी कि अच्छा ये पूरे साल की कैलकुलेशन एक बार और करनी है सब रूल 2 के हिसाब से, और अगर डिफरेंस निकल के आएगा तो उतने ही पीरियड का इंटरेस्ट देना पड़ेगा. सपोज आपने मई में कर लिया तो आपको 2 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सितंबर में करोगे तो 6 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो इसलिए आपको कहा गया है कि 1 अप्रैल मतलब साल खत्म हो उसके बाद से 1 अप्रैल से लेके टिल द डेट ऑफ पेमेंट आपका जो भी डिफरेंस होगा उस पीरियड का आपको इंटरेस्ट जमा करना पड़ेगा. ठीक है सर, ये एक सिनेरियो हो गया. दूसरा कि जहां पे हमारा जो एग्रीगेट अमाउंट है डिटरमाइंड सब रूल 1 के हिसाब से D1 D2 का वो एक्सीड कर रहा है जो कि हमने कैलकुलेट किया फाइनली वाला, मतलब एनुअली वाला ऑफ D1 D2. तो उसके इसमें क्या होगा कि जो एक्सेस अमाउंट है वो क्लेम कर सकते हो एज अ क्रेडिट बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इन हिज रिटर्न फॉर अ मंथ नॉट लेटर देन द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग the end of the financial year to which such credit relates. ठीक है, तो आपको यहां पे क्लेम करने का मौका मिल जाएगा. अब आपके मन में ये सवाल नहीं आना चाहिए कि सर हमें भी तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए, हम भी सरकार से इंटरेस्ट लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपको क्लेम करने का मिल रहा है, यही बहुत है. आपको यहां पे कोई सरकार इंटरेस्ट नहीं देगी, लेकिन अगर आपके ऊपर निकल के आएगा तो वो भी लेगी और साथ में आपसे इंटरेस्ट भी लेगी. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट रूल नंबर 42. ये था एक आपको स्टैच्यूटरी प्रोविजन, स्टैच्यूटरी लैंग्वेज से समझाना. अब इसके बाद एक और पार्ट है जिसके अंदर इसकी एनालिसिस करेंगे थोड़े से हमारे लेवल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, और साथ में इसके मल्टीपल एग्जांपल्स वगैरह को समझेंगे ताकि आपके दिमाग में ये बात और अच्छे से छप जाए. ऑल्दो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आ जानी चाहिए थी, बट इनकेस अगर किसी एक को भी नहीं आई है तो दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है. दोबारा से जस्ट रिपीट करेंगे इसको, ऑल्दो थोड़ा सा लेंदी होगा. जिसको समझ में आ गया वो भी दोबारा समझ लो, आपकी ग्रिप और स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ी सी मस्त वाली बातें हैं और इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बात करेंगे एनालिसिस की उसमें.